आ रहा है ना बराबर समझ में? आ रहा है। तो पढ़ाई तो स्टार्ट होगी आपकी, पर उससे पहले अपन जेट के बारे में भी तो जाने थोड़ा बहुत, है ना? जेट होता क्या है, इसको कैसे क्रैक किया जाता है और कैसे कॉलेज मिलता है, ये सब चीजों के बारे में जानना भी जरूरी है। कुछ पुराने बच्चे हैं उनको याद होगा, जो नए हैं उनको तो मतलब ये लगता होगा कि जैसे बस में बैठ के ही कॉलेज जाते हैं, है ना? ऐसा लगता होगा ना? तो जेट की फुल फॉर्म क्या है? ज्वाइंट एंट्रेंस टेस्ट, संयुक्त प्रवेश परीक्षा। क्या कहते हैं इसको? संयुक्त प्रवेश परीक्षा। अच्छा, इसका नाम संयुक्त प्रवेश परीक्षा इसलिए है क्योंकि इससे जो है कौन कौन सी फील्ड वाले एडमिशन ले सकते हैं? एग्रीकल्चर वाले, मैथमेटिक्स वाले, बायोलॉजी वाले और होम साइंस वाले। अरे नहीं, आर्ट्स वाले इतने अच्छे नहीं है, है ना? आर्ट्स वाले की इतनी क्वालिटी थोड़ी है। उसके बाद में फिशरीज, फिशरीज के लिए भी एडमिशन ले सकते हैं। और दूसरा है हॉर्टिकल्चर, हॉर्टिकल्चर और फॉरेस्ट्री। आगे बात समझ में? इस एक परीक्षा से जो है हम इतने सब्जेक्ट में एडमिशन ले सकते हैं। मतलब बायोलॉजी और एग्रीकल्चर का ये रहता है कि इससे हम क्या करेंगे? बीएससी एग्रीकल्चर। क्या होगा इससे? बीएससी एग्रीकल्चर होगा कॉलेज में। उसके बाद में मैथमेटिक्स जो है, मैथमेटिक्स से होगा बीटेक। क्या होगा? बीटेक होगा किसमें? एग्रीकल्चर मशीनरी में। किसमें होगा? एग्रीकल्चर मशीनरी में। उसके बाद में होम साइंस से, होम साइंस से डिग्री होगी, बीएससी की डिग्री होगी। किसकी डिग्री होगी? बीएससी होम साइंस। अच्छा, ये जो डिग्री होती है हमारी, ये ऑनर्स डिग्री है। कैसी डिग्री है? ऑनर्स। इसीलिए कितने साल की होती है? 4 साल की। कितने साल की होती है? 4 साल की होती है। बीएससी एग्रीकल्चर ऑनर्स के नाम से होती है। जैसे जनरल बी, एक तो जनरल बीएससी होती है, बायोलॉजी वाले करते हैं, मैथमेटिक्स वाले करते हैं। पर इसके थ्रू जो डिग्री होगी वो कौन सी होगी? ऑनर्स की डिग्री होगी। ऐसे ही फिशरीज में भी एडमिशन मिलता है। फिशरीज का कॉलेज कहाँ पर है? उदयपुर में है। इसी प्रकार से अगर मान लो एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग में एडमिशन लेते हैं तो उसके लिए भी कॉलेज कहाँ पर है? सीटीएई। ये उदयपुर में ही है। कहाँ पर है? एक ही कॉलेज है एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग का, एक ही कॉलेज है, वो भी उदयपुर में है। होम साइंस के कॉलेज है, बीकानेर में भी है और उसके बाद में उदयपुर में भी है, दोनों जगह पे है। और हॉर्टिकल्चर और फॉरेस्ट्री का भी एक ही कॉलेज है, जो कहाँ पर है? झालावाड़ में। मतलब हॉर्टिकल्चर से बीएससी करने के बाद में या फॉरेस्ट्री से बीएससी करने के बाद में एमएससी भी उसी सब्जेक्ट से करनी पड़ती है। और हम एग्रीकल्चर से अगर करते हैं बीएससी तो फिर हम अलग अलग सब्जेक्ट चयन कर सकते हैं एमएससी के लिए। जैसे हॉर्टिकल्चर भी चयन कर सकते हैं, एग्रोनॉमी भी चयन कर सकते हैं, प्लांट पैथोलॉजी, एंटोमोलॉजी, एग्रीकल्चर स्टेटिक्स, एनिमल हस्बेंड्री। ऐसे लगभग जो है 12-13 सब्जेक्ट ऐसे हैं जिनमें आप एमएससी कर सकते हो। आगे बात समझ में? तो ये चीज भी जानना जरूरी है। तो हमें इसलिए ज्यादा हॉर्टिकल्चर और फॉरेस्ट्री के पीछे भी नहीं पड़ना चाहिए, क्योंकि इसमें हम क्या हो जाते हैं? सीमित हो जाते हैं। मतलब हमारी स्ट्रीम एक ही रहती है। रहती है कि नहीं रहती? यहाँ पर हमें जो अच्छा लगेगा वो सब्जेक्ट हम चूज कर सकते हैं एमएससी के लिए। और अगली बात ये भी है कि जैसे मान लो अभी स्कोप है सॉइल साइंस में, है ना? तो स्कोप सॉइल साइंस में है तो हॉर्टिकल्चर वाला सॉइल साइंस में थोड़ी जा सकता, नहीं जा सकता ना। इसलिए हमेशा डिग्री जो है थोड़ा सोच समझ के करनी चाहिए। ऐसा नहीं है कि मतलब फलाने आदमी ने जो है उससे की है तो मैं भी उसी से करूं, ऐसा नहीं होना चाहिए। मतलब जैसे स्कोप हो, अपन किस चीज के लिए पढ़ रहे हैं, ऐसा तो है ही नहीं कि नई वेराइटी डेवलप करने के लिए पढ़ रहे हैं या देश सेवा ही करेंगे अपन। वेराइटी डेवलप भले ही आप कर दोगे, देश सेवा के लिए तो नहीं पढ़ रहे आप, पढ़ तो नौकरी के लिए ही रहे हो ना। किसके लिए पढ़ रहे हो? मतलब आपका फाइनल डेस्टिनेशन तो क्या है? पैसा। पढ़ाई और पढ़ाई का और कोई कारण नहीं है। ऐसा है ही नहीं कि पढ़ाई से जो है आप में
गुण आएंगे और उन गुणों को जो है आप समाज में अप्लाई करोगे। बिल्कुल भी नहीं है ऐसा। आपका मेन और फाइनल गोल क्या है कि मुझे पैसा चाहिए इसलिए मैं पढ़ाई कर रहा हूं। अब मैं चाहूं तो 12वीं के बाद में पैसा कमाने के लिए एग्रीकल्चर सुपरवाइजर ज्वाइन कर लूं, या मतलब उसके लिए तैयारी करने लग जाऊं, या बीएससी करके मैं डबलएओ या बैंकिंग सेक्टर में चला जाऊं, या एमएससी करके मैं रिसर्च फील्ड में चला जाऊं। यही होता है। ये 3-4 फील्ड ही होते हैं। मतलब एक तो डिपार्टमेंटल जॉब होती है, एक रिसर्च जॉब होती है और एक बैंकिंग जॉब होती है, और एक प्राइवेट सेक्टर को तो हटा दो। प्राइवेट सेक्टर में तो कोई भी जा सकता है ना, पर अगर एग्रीकल्चर की डिग्री है तो वो उसको प्रेफर ज़्यादा करते हैं। ये चीज़ आपको होना जरूरी है। इसीलिए आप सब लोग यहाँ इकट्ठे हो रहे हो। कौन से एग्जाम के लिए? जेट के लिए। और जेट से इन कॉलेजेस में एडमिशन मिलता है। ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। हमारी प्रायोरिटी यहाँ सबकी प्रायोरिटी क्या है? एक तो ये वाला सब्जेक्ट है, यही है ना, एक तो एग्रीकल्चर, और हम जो है कभी कभी क्या है, मामा जी नहीं हो तो गाने भी चलते हैं कि नहीं चलते हैं। तो मैं ये मानता हूं कि जिसमें अवसर कम है उस फील्ड में हम थोड़ा कम फॉलो करें उस चीज को। पहली प्रायोरिटी ये होनी चाहिए, दूसरी प्रायोरिटी इसको रखेंगे पर, ठीक है। और किसी का इंटरेस्ट है कि नहीं, मुझे तो जो है जैसे अपने हॉर्टिकल्चर के अच्छे अच्छे संस्थान जो है वो हिमाचल प्रदेश में, उत्तराखंड में, जम्मू कश्मीर में ऐसी जगह पे है। तो मतलब कई सारे लोगों की इच्छा भी होती है कि ठीक है मैं जीआरएफ की तैयारी यार ऐसी फील्ड से करूं, ऐसे तो जाना होगा नहीं कभी, तो मतलब कम से कम 2 साल रह के तो आऊं। जैसे अभी क्या होता है, बच्चे क्या करते हैं, 2 महीने के लिए उदयपुर चले जाते हैं। मैं बता देता हूं आपको कि 95% बच्चों का गोल यही होता है कि इस बहाने 2 महीने घूमने को मिल जाएगा, है ना। 2 महीने में सेलेक्टिव स्टडी करनी होती है, जिसने अच्छे से स्टडी कर ली उसका सिलेक्शन होता है, ठीक है। इसका मतलब ये नहीं होता कि 2 महीने में आप 11th भी करवा दोगे, 12th भी करवा दोगे। अगर 2 महीने में 11th 12th अगर हो जाती तो फिर सरकार 2 साल निश्चित क्यों करती 11th 12th के लिए? सही बात है ना। मतलब एक क्लास 1 साल में ही होती है, ये तो कंफर्म है। पर फिर भी चलो ठीक है कि क्रेश ताबड़तोड़, क्रेश का मतलब क्या होता है? ताबड़तोड़ तरीके से आप जेट की तैयारी कर रहे हो। किसकी तैयारी कर रहे हो? जेट की। अब ये ताबड़तोड़ तरीके से जेट की तैयारी करने में क्या है, बहुत सारे गिर जाते हैं। तो कितने गिरते हैं वो भी मैं बता देता हूं आपको, कि जैसे 40,000 लोग राजस्थान में पेपर देते हैं जेट का, जिसमें से लगभग जो है वो 36,000 प्लस तो गिर जाते हैं ये ताबड़तोड़ तरीके की पढ़ाई में, ठीक है। किसी को जयपुर घूमना है, किसी को जो है उदयपुर घूमना है, किसी को और कई जगह पे घूमना है, भाई चीजें वही रहेगी सब जगह। तो आप इतनी दूर क्यों जा रहे हो? पहली बात तो ये है। क्लाइमेट भी तो अलग हो सकती है ना वहां की, नहीं हो सकती क्या? जैसे आप जयपुर चले गए, जयपुर की क्लाइमेट बिल्कुल अलग है भैया, कोटा की क्लाइमेट अलग है। कोटा में यूं होता है कि भाई ताबड़तोड़ तरीके से तो है, पर अपने को कोई अपनी भाषा में टोक तो सकता है ना। ताबड़तोड़ तरीके, जैसे तेज चलने वाले को अगर कोई अपनी भाषा में टोक दे तो उसकी बात मानी जाती है। पर अगर मान लो अलग भाषा में, जैसे मारवाड़ी में कोई आपको समझाए, तो मारवाड़ी में आप बस उसका चेहरा देखोगे और उसकी भाषा पे हंसोगे, समझोगे थोड़ी, समझोगे क्या? जो डायरेक्ट लगे वो भाषा कौन सी? जो हमारी लोकल लैंग्वेज है वही रहती है। तो आगे हम देखते हैं कि जेट में कितने क्वेश्चंस होते हैं। ये सारे पेपर उसमें होते हैं, मैथमेटिक्स भी होती है, होम साइंस भी होता है, ठीक है, और फिजिक्स भी होगी। ये सारे सब्जेक्ट होते हैं पेपर के अंदर। क्वेश्चन कितने होंगे हमारे एग्रीकल्चर के लिए? तो क्वेश्चन, नंबर ऑफ क्वेश्चन जो होते हैं वो कितने होते हैं? 120। कितने होंगे? 120 होंगे। हर सब्जेक्ट से एक होगा। एग्रीकल्चर से कितने होंगे? 40 होंगे। ऐसे ही केमिस्ट्री से कितने होंगे? 40 होंगे। और ऐसे ही बायोलॉजी से कितने होंगे? 40 क्वेश्चन होंगे, ठीक है। तीनों सब्जेक्ट के 40-40 क्वेश्चन है, और एक क्वेश्चन का वेटेज कितना मार्क्स होता है? 4 नंबर। तो टोटल पेपर जो होता है हमारा कितने मार्क्स का होता है? 480 नंबर का होता है। 480 में से जिसके भी 200 प्लस मार्क्स आए हैं, पिछले पेपर की तुलना में बात कर रहे हैं अपन, वैसे तो ये पैटर्न 2018 से है, पर पिछले पेपर की अगर बात करें तो 200 में से अगर 200 प्लस नंबर भी आ रहे हैं आपके, तो आपको जो है नॉर्मल सीट पर
नॉर्मल सीट पर गवर्नमेंट कॉलेज आपको मिल जाएगा। कौन सा कॉलेज मिल जाएगा? गवर्नमेंट कॉलेज। ये पिछले साल के रिजल्ट की तुलना में बता रहा हूँ, हर बार कट ऑफ अलग अलग जा सकती है तो अलग अलग होता है, और बाकी फिर भी 200 जो है वो सेफ जोन आ जाता है। क्या आ जाता है? सेफ जोन, मतलब आप रडार पे नहीं रहते। अब बात कर लेते हैं एग्रीकल्चर में कौन कौन से सब्जेक्ट आते हैं। जैसे एग्रीकल्चर की बात करें, कितने क्वेश्चन बताए मैंने आपको? 40 क्वेश्चन बताए। अब ये 40 क्वेश्चन भी डिवाइड है कौन कौन से सब्जेक्ट में? एग्रोनॉमी में, मतलब सस्य विज्ञान में, दूसरा हॉर्टिकल्चर में, और तीसरा है एनिमल प्रोडक्शन में, मतलब पशुपालन। ठीक है, लगभग लगभग जो है एवरेज हम अगर 6 साल का निकालें तो कितने कितने क्वेश्चन आ रहे हैं हर सब्जेक्ट से? तो एग्रोनॉमी से लगभग जो है वो 12 क्वेश्चन, ऐसे ही हॉर्टिकल्चर से भी लगभग 12-13 क्वेश्चन, मतलब 12 से 13, 12 से 13 और 12 से 13 क्वेश्चन, ये वेटेज रहता है। पशुपालन के थोड़े कम हो जाते हैं, कभी कभी 1-2 क्वेश्चन ऊपर नीचे तो हो ही सकते हैं, हो सकते हैं ना। मतलब आपसे अगर चारे वाली फसल के लिए पूछ लिया तो वो उसमें भी पशुपालन है। चारे में, चारा कोई मनुष्य थोड़ी खाता है, नहीं खाता ना। तो बरसीम रिजके की बात हो रही है तो उसको भी आप पशुपालन का मान के चलो, कई सारी चीजें हैं। तो लगभग लगभग जो है वो बराबर का वेटेज तीनों सब्जेक्ट का रहता है। तो 40 क्वेश्चन मतलब कितने मार्क्स हो गए? 160, मतलब एक पेपर आपके 160 नंबर का है। कितने नंबर का है? 160। इसमें आप कितना कर पाते हो? उसके बाद में आता है एग्रीकल्चर बायोलॉजी प्लस बायो, इसके कितने आते हैं? 40 क्वेश्चन। तो इस वेटेज को अपन अगर ऐसे बनाएं तो एग्रीकल्चर बायोलॉजी के तो आते हैं कितने? 15 क्वेश्चन। 15 क्वेश्चन आएंगे डेफिनेटली, उससे रिलेटेड रहेंगे ही सही। उसके बाद में 25 क्वेश्चन जो रहते हैं वो हम मान के चलते हैं कि प्योर बायोलॉजी कह सकते हो आप उसे। वैसे तो एग्रीकल्चर से रिलेटेड ही रहेगी। 11th में भी आपके एग्रीकल्चर बायोलॉजी थी और 12th में भी एग्रीकल्चर बायोलॉजी थी। आपके ऐसे तो नहीं लिखा हुआ था कि बायोलॉजी है, ये नहीं है ना। तो ये तो मतलब यहाँ भी हमें 15 क्वेश्चन जो मिल रहे हैं वो एग्रीकल्चर के ही मिल रहे हैं। किसके मिल रहे हैं? एग्रीकल्चर। तो कुल मिला के बात ये है। अब आगे हम इसी में बात करेंगे केमिस्ट्री में। तो केमिस्ट्री प्लस एग्रीकल्चर केमिस्ट्री प्लस एग्रीकल्चर केमिस्ट्री, मतलब 12th की किताब। कौन से सब्जेक्ट की? केमिस्ट्री की किताब है ये पूरी, और अलग से दिया भी हुआ है उसमें। तो इसमें भी ऐसा ही है, लगभग जो है 30 क्वेश्चन तो जो आएंगे वो किसके आएंगे? केमिस्ट्री के। ठीक है, और उसके बाद में 10 क्वेश्चन किस में से आएंगे? 12वीं की केमिस्ट्री से आएंगे। तो 10 क्वेश्चन यहाँ भी एग्रीकल्चर के हैं। तो एग्रीकल्चर के लगभग लगभग 40 और 15 कितने हो गए? 55 और 10 65 क्वेश्चन तो एग्रीकल्चर के आ रहे हैं। और 65 क्वेश्चन का वेटेज क्या है? 65 इंटू 4 कितना वेटेज है? 240। कितना है? 240, इतना ही है ना। और अपने को लाने कितने थे? तो भैया एग्रीकल्चर पढ़कर भी जो है हम अच्छा काम कर सकते हैं चाहे तो, पर फिर भी दिक्कतें हैं। दिक्कतें यही है कि फिर भी बच्चों के 100 से अबव नंबर नहीं निकलते, ज्यादातर बच्चों के। ज्यादातर का मतलब लगभग जो है 92 से 94% बच्चे फिर भी 100 से नीचे नंबर पे ही रहते हैं। कितने में से? 480 में से 480 में से इतने रहते हैं। 260, चलो ठीक है। अरे गणित कमजोर थी इसीलिए तो एग्रीकल्चर लिया अपन ने, है ना। गणित कमजोर थी इसीलिए ली। तो गलतियां कर सकते हैं अपन, गणित में गलती करने की छूट है, क्योंकि 10वीं के बाद एग्रीकल्चर लेने का मुख्य उद्देश्य ही यही था कि कम से कम गणित तो हट जाएगी, है ना। और हम ऐसे ही किक मारते हैं, जैसे अभी हिंदी मीडियम वाले अभी 12वीं में से इंग्लिश तो हट ही जाएगी। अब बीएससी करेंगे जो, उसका लफड़ा तो नहीं है, नहीं है ना। चलो, ये मैंने बात की आपसे क्वेश्चन कितने कितने आते हैं, कौन कौन से सब्जेक्ट में से आते हैं, और इसके लिए हमारे पास कितना समय है? कितना समय है? 45 दिन मान लेते हैं। कितने दिन का समय है? 45 दिन का समय है। और 45 दिन में हमें जो है 11th की 3 बुक कंप्लीट करनी है प्लस 12th की 3 बुक कंप्लीट करनी है।
ट्वेल्थ की तो आपने की भी है अभी रिसेंट, इसका तो जैसे ही जेस्ट माह निकलेगा उसके बाद आपका रिजल्ट आ जाएगा ना। मतलब बहुत ज्यादा तपती हुई गर्मी जैसे ही थोड़ी थोड़ी कम होने लगेगी, तब आपकी गर्मी बढ़ाने के लिए आपका जो रिजल्ट जो है वो डिक्लेयर कर दिया जाएगा ना। उससे गर्मी बढ़ जाती है, चाहे परसेंटेज ज्यादा बढ़ेगी तो मतलब खुशी की वजह से बढ़ेगी गर्मी, और कम बढ़ेगी तो घर वाले अपने आप बढ़ा देंगे, चाहे आप किसी भी जगह पे रहो, क्योंकि आपका जो दूरभाष नंबर तो है ही सही, मोबाइल नंबर 10 अंकों वाले। उस दिन आपको यही रहेगा कि भाई कब फोन आ जाए, और कब नहीं, 1 घंटे के अंदर अंदर ही आ जाएगा। या तो बधाई प्रेषित कर देंगे वो आपको, या फिर उच्च बधाई देते हैं, वो उच्च बधाई होती है वो भी प्रेषित कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं। खैर जैसा भी है, आपका सभी का रिजल्ट अच्छा ही रहे, ऐसा होना चाहिए। मतलब अगर आपने ये 3 बुक भी अगर अच्छे से कंप्लीट की है, 12th की तैयारी अच्छे से की है, तो मतलब आपके मार्क्स जो है वो फिर भी 200 प्लस हो सकते हैं। 12वीं के साथ सिलेक्शन होना चाहिए, सबसे बड़ी बात यही होनी चाहिए कि 12वीं के साथ सिलेक्शन हो जाए। इसके लिए आपको 11th और 12th दोनों ढंग से पढ़ना पड़ता है, पर अब तो निकल गए दोनों सब्जेक्ट, मतलब दोनों क्लासेस तो हो गई। अब तो अपने पास बची क्या है, जेट। अब जेट के ऊपर ही अटैक करना है आपको, तो इसके लिए हम जो है इसकी तैयारी किस तरीके से करें, इसके लिए हमारे पास क्या कार्य योजना होनी चाहिए, उसके बारे में बात कर लेते हैं। तो कार्य योजना क्या होगी, सबसे पहले क्लास के बाद हमारे पास क्या है, नोट्स आए जो क्लास में हमें रिटर्न कराए गए। उसके बाद में आ जाएंगे आपके पास डेली प्रैक्टिस पेपर, मतलब उस चैप्टर से रिलेटेड जो भी क्वेश्चंस आपके पास सामने आ रहे हैं उन क्वेश्चंस को अच्छे से सोल्व करो, ये चीज आ जाती है। उसके बाद में आ जाता है डीपीपी के बाद में आ जाता है रिवीजन। क्या आ जाता है, रिवीजन आ जाता है। अब उस चीज को रिवाइज करना है आपको, जो कमी यहाँ पढ़ा हमने, यहाँ पढ़ा हमने, यहाँ पढ़ा हमने, जितना भी हमने गेन किया है या जो बाहर निकल गया, बाहर निकलने का मतलब ओवरफ्लो हो गया, ओवरफ्लो हो जाता है बहुत सी बार, और भरी गर्मी में आप पढ़ोगे तो ओवरफ्लो ज्यादा होता है कि नहीं होता है। ओवरफ्लो का मतलब ये है कि जैसे मैं इस सतह पे पानी फेंक रहा हूं और वो बिल्कुल नहीं ठहर रहा, इसे हम क्या कह रहे हैं, रन ऑफ। अंग्रेजी सोयल साइंस की भाषा में उसको क्या कहते हैं, रन ऑफ कहते हैं। क्या कहते हैं, रन ऑफ। और ऐसे नॉर्मल भाषा की अगर बात करें तो हम क्या कहते हैं, वाटर फ्लो। तो वो कहते हैं ना, चिकने घड़े पे पानी नहीं ठहरता, मतलब चिकने घड़े पे ज्ञान भी नहीं ठहरता। मतलब अगर मान लो, अगर आपने सोच ली कि गर्मी बहुत ज्यादा है, तो फिर तो ऊपर से ब्रह्मा जी भी आ जाए, जो भी आपके दिमाग में नहीं बिठा सकते वो बात नहीं बिठा सकते ना। जैसे कई सारे एग्रीकल्चर के बच्चे सोच लेते हैं केमिस्ट्री हार्ड है, तो फिर वो हार्ड है, ठीक है। मतलब सोच का फर्क पड़ता है, किसका फर्क पड़ता है, सोच का। जैसे एग्रीकल्चर कोचिंग में पढ़ने वालों की सोच अलग होती है, एलन जैसे बड़े संस्थान में पढ़ने वालों की सोच अलग होती है। बाकी इंसान तो वही बराबर ही है, होते हैं कि नहीं होते हैं, दिमाग सब में बराबर होता है, बस ये कोचिंग वाले थोड़ा सा दिमाग को ऊपर नीचे कर देते हैं, है ना, कि तेरा लेवल ये है तो ऐसी सोचेगा। अगर तूने ऊंची सोच ली तो मतलब गलत सोच रहा है तू, है ना, गलत सोच ही नहीं सकता तू, मतलब तेरा लेवल इतना है, उतना ही सोच। हमें क्या है, बाउंड कर देते हैं, वो क्या कर देते हैं, बांध देते हैं। ये बांधने का काम कौन करेगा, कोचिंग। यार तू आर्ट्स वाला है, तू तेरे विचार वैसे ही होंगे, तू साइंस वाला है, तेरे विचार वैसे ही होंगे। ऐसा रहता है कि नहीं रहता है। ये रिवीजन जो है ये सबसे महत्वपूर्ण चीज है, सबसे ज्यादा ज्ञान इसी चीज से जाएगा आपके अंदर। इन चीजों से जो जितना भी आ रहा है, उसके बाद में जो भी कमी रहती है वो यहाँ पूरी होती है, और यहाँ कमी पूरी हो जाती है तो मतलब फिर आप जो है जेट को क्रैक कर सकते हो। कर सकते हो कि नहीं कर सकते हो, ये चीज है। तो मतलब उसके लिए थोड़ा सा जोश भी होना चाहिए, ऐसी गर्मी में जोश भी रखना पड़ेगा आपको। और कॉलेज कैंपस आपके टारगेट क्या होते होंगे, जैसे मैं आपको एक चीज बता देता हूँ, आप लोगों के लिए ये यूनिवर्सिटीज है, एयू कोटा और एयू जोधपुर। अच्छा, ये जेट का एग्जाम जो कंडक्ट करवाती है, ये 5 यूनिवर्सिटी में से कोई एक यूनिवर्सिटी जो है वो आपका एग्जाम करवाएगी, ठीक है। पिछले सालों से कौन करवा रही है, एयू जोधपुर। कौन करवा रही है,
अब इस बार किसको जिम्मेदारी मिलती है ये तो डिसाइड अभी तक हुआ नहीं है। जब भी डिसाइड होगा हमें पता भी लग जाएगा, हम उसके अकॉर्डिंग भी तैयारी करनी पड़ती है हमें। जैसे मान लो उदयपुर करवा रही, तो उदयपुर क्या करेगी, वहां की जो क्लाइमेट है, वहां की जो फसलें हैं, वहां के जो पशु है, उनको प्रीफर ज्यादा करते हैं। अभी अपने अगर मान लो कोटा से अगर पेपर बनता है तो हम किसको प्रीफर करेंगे, जैसे धान को प्रीफर करेंगे, गेहूं को प्रीफर करेंगे, सोयाबीन को प्रीफर करेंगे। ये ऐसी फसलों पे ज्यादा ध्यान रहता है, तो उनसे क्वेश्चन आने की संभावनाएं थोड़ी ज्यादा रहती है। अब ये कॉलेज जो है, ये जो यूनिवर्सिटीज है, ये यूनिवर्सिटीज कभी भी नहीं मिलती भैया। एक चीज आपको मैं बता दूं कि जेट के माध्यम से यूनिवर्सिटीज नहीं मिलती, इनके संगठक कॉलेज मिलते हैं। क्या मिलते हैं? इनके संगठक महाविद्यालय। जैसे एमपीयूटी का मुख्य संगठक महाविद्यालय कौन सा है? आरसीए। ऐसे बीकानेर का जो है एस के आरसी जो है वो रहेगा, मतलब स्वामी केशवानंद कॉलेज के नाम से जो रहेगा। यूनिवर्सिटी का काम रिसर्च का भी होता है, एजुकेशन का भी होता है, और उसके बाद में केवीके मॉनिटरिंग का भी होता है, सारा काम होता है। मतलब ऐसा नहीं होता कि यूनिवर्सिटी मिल जाएगी आपको। यूनिवर्सिटी का मतलब तो ये भी होता है कि जैसे आप कहो कि मुझे तो एमपीयूटी, ये डिग्री देने का कार्य करेगी आपको। क्या करेगी? ऐसे एमपीयूटी के अंदर तो प्राइवेट कॉलेज भी है, आरएनटी कपासन, तब भी आप यूं ही कहोगे कि मुझे तो एमपीयूटी मिल गया। और अभी सोच क्या बनी हुई है, एमपीयूटी मिल गया उसको, तो अपनी सोचते हैं यार ये प्राइम व्यक्ति है एग्रीकल्चर का है। अरे एमपीयूटी में कॉलेज जो था आरएनटी था, आरएनटी कॉलेज से डिग्री की है, और आरएनटी कॉलेज था प्राइवेट कॉलेज, जहां पर जो है 40,000 रुपए एक सेमेस्टर के देने पड़े हैं। कितने देने पड़े हैं? तो जेट की तैयारी इसलिए भी की जाती है कि 4 साल में गवर्नमेंट कॉलेज में फीस का जो खर्चा आता है वो कितना आता है? 50,000 से लेकर के 70-80,000 के लगभग 4 साल का खर्चा रहेगा। कितने साल का रहेगा? 4 साल का। और इधर जो है ये तो यहाँ हो गया 1000, यहाँ जो है इसको मैं थोड़ा बड़ा लिखूंगा, प्राइवेट में अगर अपन करते हैं ये खर्चा आता है लगभग रहने का और फीस वगैरह का सबका मिला था। क्योंकि 1 लाख रुपए तो फीस है ही सही, 4 लाख रुपए तो सीधे सीधे वो हो ही गए भैया। और प्राइवेट वाले तो लूटते भी है, लूटेंगे ना वो, इसीलिए तो प्राइवेट वाले हैं वो। सरकार तो खुद लूटती है, सरकार लूटती है और प्राइवेट वाले लूटते हैं। तो ये अंतर रहता है 4 साल में, इसलिए हमें क्या करनी पड़ती है? जेट की तैयारी करनी पड़ती है। बाकी कई लोगों के पास होते हैं, इसलिए ये यूनिवर्सिटी चल भी रही है, कई सारी प्राइवेट यूनिवर्सिटी चल रही नहीं चल रही। हाँ, तो यही फीस लगे 4 साल तक, इसलिए हम काहे की तैयारी कर रहे हैं? जेट की। और हमें नंबर कितने लाने हैं? 250 प्लस। कितने मार्क्स लाने हैं? 250 प्लस मार्क्स लेके आने हैं। ये जेट का था। किसी का कोई डाउट हो तो वो पूछ सकता है, कोई सा भी डाउट हो सकता है भाई। अभी तो अपन कहाँ तक की बात कर रहे हैं? कॉलेज जाने तक की, आगे की तो बाद में सोचेंगे। कौन सी, ऐसे मत पूछना कि भाई कौन सी नौकरियां लगती है कौन सी नहीं लगती है, नौकरियां बाद की बात है, पहले कॉलेज मिल जाए, नौकरी की बाद में सोचेंगे, ठीक है ना। तो किसी का कोई डाउट है जेट के लिए? जेट को कौन कंडक्ट करवाता है? यूनिवर्सिटी, एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी, जो कि कितनी है? नंबर ऑफ एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी 5 है। कितनी है? 5। आगे बात समझ में? कई सारे लोग जो होते हैं ना, जिनका अभी क्रैश कोर्स में नहीं होता, फिर वो एक और यूनिवर्सिटी की तरफ चले जाते हैं, वो भी हमारे एग्रीकल्चर से रिलेटेड ही है। वो कहाँ चले जाते हैं? राजूवास बीकानेर की तरफ, वेटेनरी। क्या कर लेते हैं? वेटेनरी कर लेते हैं बहुत सारे। ये ठीक है यार, वेटेनरी कर लेता हूँ। वेटेनरी में पता नहीं कैसे स्कोप दिख जाता है उनको। एक ही वैकेंसी है एलए से, मात्र एक ही वैकेंसी है ना। और उसमें भी एलन के जो धराशायी हुए थे, एलन जिनका नीट में नहीं हुआ था, वो डिग्री कर रहे हैं वेटेनरी की। कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं? वो नहीं बनना चाहेंगे क्या? वो भी एलए से बनना चाहेंगे। और जो 2 साल का डिप्लोमा करता है वो बड़ा व्यक्ति है पढ़ाई में, या फिर जो 4 साल की डिग्री कर रहा है वो, है ना। थोड़ा सा मतलब हमेशा बुद्धिमत्ता से काम करना चाहिए। किससे काम करना चाहिए? थोड़ा सा विवेक तो काम में लेना ही चाहिए। हमेशा हवाओं के साथ नहीं बहना चाहिए, नहीं बहना चाहिए ना। खुद का भविष्य है, खुद ही डिसाइड करो कि कैसे हम इसको सिक्योर कर सकते हैं। क्लियर है? ये सब चीजें थी भैया जेट के बारे में। किसके बारे में थी? जेट के बारे में। और
मैं आपको कल से पढ़ाऊंगा फसलें। क्या पढ़ाऊंगा? फसलें। लगभग जो है एग्रोनॉमी की जितनी भी फसलें हैं उन सब के बारे में हम विस्तृत चर्चा करेंगे। मतलब एक दिन में बड़ी जो क्रॉप है उनको तो एक दिन में एक करेंगे, और जो छोटी क्रॉप आज जैसे लेग्यूम आ जाती है बाद में, जैसे मूंग बीन, उड़द बीन, गाँव भी, ये सब जो आ जाती है, चंवला वगैरह, मोठ, ये सब चीजें आएगी, तो एक दिन में दालें तो ज्यादा भी हो सकती है। पर आप अगर मान लो, अच्छा, दो एग्रोनॉमी की दो क्लास है आपकी, कितनी क्लास है? दो। तो दो क्लास में क्या है, एक में तो आप क्या पढ़ रहे हो, उन क्रॉप के लिए सारी की सारी प्रैक्टिसेस पढ़ रहे हो, मतलब सारी की सारी क्रियाएं पढ़ रहे हो। जैसे टिलेज चल रहा है आपकी, क्या चल रहा है? टिलेज। और एक में मैं उसी चीज को दोबारा भी कर रहे हैं, मतलब कैसे अप्लाई करें उस चीज को जो आपने उस टॉपिक में पढ़ा था, उसको क्रॉप में कैसे अप्लाई करेंगे। तो एग्रीकल्चर में सब चीजें आएगी कि गेहूं के लिए कैसी टिलेज करनी है। ऐसे क्वेश्चन भी आ चुके हैं, जैसे आया ना ऐसे FIRB, उसके बाद में BBF, ये टेक्निक है फील्ड प्रिपरेशन की। तो टिलेज में भी पढ़ोगे आप इन चीजों को, और भू परिष्करण में। और उसके बाद में जो है, जब मैं गेहूं पढ़ाऊंगा तो मैं पूरी एग्रीकल्चर, पूरी एग्रोनॉमी एक जगह पे रहेगी। उसमें एंटोमोलॉजी भी आएगी, उसमें आपके पादप रोग विज्ञान भी आएगा, कीट विज्ञान भी आ रहा है, उसके बाद में खाद व उर्वरक भी आएंगे, सिंचाई प्रबंधन भी आएगा, खरपतवार प्रबंधन भी आएगा, भूमि की तैयारी भी आएगी, किस्में भी आएगी, और उसकी बोटनी भी आएगी। मतलब अपन ओवरऑल एक जो है, अपन बैठे स्टेडियम के बिल्कुल बैट्समैन के सामने कहाँ बैठे हैं? अपन है ऑर्थोडॉक्स। क्या है? ऑर्थोडॉक्स मतलब रूढ़िवादी। अपन पढ़ेंगे रूढ़िवादी तरीके से गेहूं, मक्का, धान, सब चीजें। आगे बात समझ में क्या कहना चाह रहा हूं मैं? मतलब सारे सब्जेक्ट एक तरफ और मेरा सब्जेक्ट एक तरफ। उस चीज को अपन गेहूं को इस तरीके से पढ़ेंगे कि उसमें पूरी बायोलॉजी भी आ जाए। जैसे मान लो कि यार गेहूं जो है वो C3 पौधा है, तो मैं तो पूछूंगा फिर आपसे कि भाई गेहूं C3 पौधा कैसे है, ये C4, C5, C6 क्यों नहीं है, या फिर सैमसंग की तरह S25 क्यों नहीं है, S23 क्यों नहीं है। सही बात है कि नहीं है? ऐसा क्यों नहीं है, ये C3 क्यों है। ऐसे ही उसमें आ जाएगा कि गेहूं जो है एलो पोलीप्लोइडी है, कैसा है, या एलो हेक्साप्लॉइड है, मतलब 60 गुणित है, तो कैसे है, कैसे बना। अभी तक मैंने क्रॉप पढ़ाई नहीं होगी, आप लोगों को नहीं पढ़ाई ना, अभी पढ़ने को मिलेगा, ठीक है। इसीलिए मैंने एग्रीकल्चर में प्रैक्टिसेस के लिए अलग ही टीचर को रखा हुआ है, और मैं जो है सारे सब्जेक्ट को एक साथ अच्छे से करूं। मतलब एंटोमोलॉजी पढ़ रहे हैं तो मतलब हम दीमक को भी पढ़ रहे हैं, तो दीमक इधर भी निपटनी चाहिए और बायोलॉजी में भी निपटनी चाहिए। अगर रस्ट पढ़ रहे हैं तो रस्ट यहाँ भी निपटनी चाहिए और बायोलॉजी में भी निपटनी चाहिए। सही बात है कि नहीं है? मतलब मैन्योर अगर यहाँ पढ़ रहे हैं, यहाँ अगर हम फर्टिलाइजर पढ़ रहे हैं तो ये फर्टिलाइजर यहाँ भी निपटेंगे और केमिस्ट्री में भी। आगे ना बात समझ में किस तरीके से पढ़ना है। तो गेहूं के बारे में बात करेंगे कल हम। उससे पहले मैं आपसे कुछ चीजें पूछ लेता हूं कि विश्व में सबसे ज्यादा खाया जाने वाला अन्न कौन सा है, या खाया जाने वाला